बच्चों, वैसे तो मैंने प्रायोगिक परीक्षा का सब डाल दिया था, लेकिन कई बच्चों ने नहीं किया है, तो वही चीज़ मैं आज ये सारा आप लोगों को ले रही हूँ। ठीक है, प्रायोगिक कार्य है फर्स्ट, जिसके इसमें करना क्या है आपको? इसमें करना है व्यक्ति के शारीरिक स्वयं का अध्ययन करना, मतलब खुद के बारे में लिखना है। इसमें स्वयं की लंबाई, आपकी लंबाई कितनी है, आपका वजन कितना है, कूल्हे का आकार क्या है, कमर की गोलाई क्या है, छाती का नाप रिकॉर्ड करें। मासिक धर्म, लड़कियों की दाढ़ी निकलने के लिए आवाज़ में परिवर्तन की लड़कों की आयु रिकॉर्ड करें। ठीक है, बालों का रंग कैसा है, आंखों का रंग कैसा है। आप अब इसका बाद क्या है, प्रयोग का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य इसमें आपने किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा है। इस प्रयोग से आपको अपने शारीरिक स्वयं के बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी। जब आप अपने क्षेत्र में अन्य लोगों किशोरों से आंकड़ों की तुलना करेंगे तो आपको अपने क्षेत्र में किशोरों की वृद्धि और विकास के औसत दर के बारे में सहायता मिलेगी। उपर्युक्त कार्य 1 में बताया गया है, मापन के लिए वस्त्रों का मापन नाप जानने के लिए महत्वपूर्ण है। क्रियाविधि क्या करना है आपको? उपयुक्त कार्य 1 में बताए गए अनुसार अपना स्वयं का माप लें और अपने मित्रों के उसका माप भी ले सकते हैं। निम्नलिखित में से माप बताएं तरीके के अनुसार ले सकता है। करना क्या है आपको? कूल्हे का आकार लेना है। कूल्हे के सबसे चौड़े वाले भाग के माप टेप घुमाइए और शरीर की टेप और बीच में 2 उंगलियों के बीच रखते हुए टेप में मापें। ठीक है, छाती की गोलाई, छाती के सबसे उभरे हुए भाग को टेप से चारों तरफ घुमाकर लपेटें। टेप मजबूती से पकड़ें लेकिन कसकर नहीं। कमर की गोलाई, कमर के चारों ओर टेप रखें यहाँ तक शरीर के सबसे कम चौड़े भाग पर या जाने दें कमर के। टेप और शरीर के बीच में उंगली रखें, 2 उंगली रखें, माप लें। ठीक है, गर्दन की गोलाई, स्थिर माप को गर्दन पर रखें और उसके धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएं तक निचला हिस्सा सिरा गर्दन के निचले हिस्से पर बैठ नहीं जाता, यहाँ गर्दन का माप लिया जा सकता है। पृष्ठभाग या कंधे के अंश फलक पार्श्विक सिरों के बीच में होता है। कमर के माप में 10 से 12 सेंटीमीटर के नीचे के उभरे हुए भाग में ले सकते हैं। आपको ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको ये सब लिखना है आपको। ठीक है, और ये आपको फॉर्मेट बना के करना है। निम्नलिखित सारणी के 1, 2, 3 के अनुसार कार्य में बांटें। आपका नाम लिखना है, जेंडर लिखना है, आंखों का रंग लिखना है, दाढ़ी आवाज़ लिखना है, लंबाई कितनी है आपकी, आपका आकार कितना है, कमर की गोलाई कितनी है, आयु कितनी है, बालों का रंग कैसा है, मासिक धर्म कैसा है, कब किस आयु से प्रारंभ हुआ, वजन कितना है, छाती का नाप कितना है, गर्दन की गोलाई कितनी है, पृष्ठभाग का नाप लेना कितना है। ठीक है, ये आप लोगों को तो पीछे का नहीं करना है, आपने यही किया करना है। ये प्रयोग संख्या 1 है। अब प्रयोग संख्या 2 के लिए प्रयोग संख्या क्या है? स्वयं द्वारा अनुभव किए गए मनोभाव संवेग। संवेग क्या होते हैं? बहुत सारे संवेग होते हैं, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, दया है, प्रेम, करुणा, ये सब संवेग में आते हैं। आपको करना क्या है? दिन भर में अपने द्वारा अनुभव किए गए मनोभावों का रिकॉर्ड करें। जैसे कि आप सुबह उठें तो आपको किस बात पे गुस्सा आया, किस बात पे प्रेम आया, वो आपको रिकॉर्ड करना है। मनोभाव का कारण क्या हुआ, आपके अंदर जो क्रोध आया उसका कारण क्या रहा है, उन पर नियंत्रण के तरीके खोजें। प्रत्येक दिन हमें अलग अलग अनुभव करने हैं और यह स्थितियों के प्रति अपनी हमारी अनुक्रिया करने के तरीके प्रभावित करते हैं। अपने मनोभावों के प्रति जागरूक होने के, इन भावों के होने के कारण हो जाने से हमें नियंत्रित करने और स्थितियों के अनुकूल प्रतिक्रिया करने में सहायता मिलती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह प्रयोग तैयार किया गया है। क्रियाविधि, कोई एक दिन चुन ले, उस दिन सुबह किसे अनुभव किए गए अपने मनोभाव संवेगों को ध्यान में रखें और अपने साथ एक नोट पेन रखें, संवेगों को नोट करें। अब संवेग को संदर्भित स्थिति, उसके कारणों को समझने के तुरंत बाद ही नोट कर लें। इन सब को नोट करने के लिए आप निम्नलिखित सारणी का प्रयोग करेंगे। आपको करना क्या है? दिन का समय लिया, यहाँ पे समय लिखना है। समय कितना है आपका? सुबह के समय, आपने सुबह उठे कितने बजे? 7, 7:30 बजे आपका टाइम लिखना है। दिन के समय में क्या संवेग रहा, दोपहर में क्या रहा, शाम को क्या रहा, संवेग लिखना है। संवेग कौन सा लिखना है?
आपको सुबह सुबह क्रोध आया, दया आई, प्रेम आई, करुणा आई, ईर्ष्या आई, क्या आया? ठीक है। दिन के समय में आपको क्या संवेग रहा है? दिन के समय में फिर स्थिति, संदर्भ की स्थिति कैसी थी आपकी? क्रोध आपकी कंट्रोल हो रहा था या नहीं हो रहा था, वो है। फिर अनुभव करने की प्रक्रिया कैसी रही है? संवेग अनुभव करने पर आपने जो अनुभव किया तो फिर उसकी प्रतिक्रिया आपने क्या करी? आपको किसी ने डांटा तो आपने क्या प्रतिक्रिया दी, वो आपको लिखना है। विशेष टिप्पणी या नोट लिखनी है कि आपने जो प्रतिक्रिया करी है उसका क्या भाव रहा है। हो सकता था आप में उसमें सुधार कर सकते हो। जब आपको पता चल रहा है कि किस कारण से मैंने ये किया है तो हम कारण जानकर उसका सुधार कर सकते हैं, तो ये आपको लिखना है। छात्रों के समूह में, अपने समूह में स्वयं नोटिस किए गए इन समूह के छात्राओं से बात की तुलना करें। क्या समूह में अन्य सदस्यों के द्वारा संवेगों को महसूस किया जाता है? क्या यही संवेग और यही कारण से कोई दूसरा व्यक्ति भी महसूस कर रहा है? किसी स्थितियों में समान विशेषता है जिसके कारण समूह में सदस्यों में संवेग महसूस किया जा सकता है? क्या प्रत्येक सदस्य ने संवेगों को समुचित ढंग से नियंत्रित किया है? क्या इन संवेगों को नियंत्रित करने के लिए अन्य विकल्प हो सकता है? मतलब ये है कि जो क्रोध आया हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा कारण भी आपको देखना है कि कंट्रोल कर सकते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये पूरा आपका पूरा करना है। अब प्रयोग संख्या 3 है खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य रखरखाव। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण लिखने हैं। यहाँ पे आपको अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण लिखने हैं। यहाँ पे कैसा है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमें अच्छी नींद आती है, हमें भूख अच्छी लगती है, हमें जल्दी याद हो जाता है, हमारा मन प्रसन्न रहता है। तो ये आपको लिखने हैं, 10 लिखने हैं इसमें। ठीक है। और यहाँ पे संतोषजनक की, यहाँ पे कैसी स्थिति आपकी संतोषजनक है, तो यहाँ पे आपको राइट का निशान लगा देना है। ठीक है। रेटिंग क्या देनी है? सामान्य है, सामान्य से कम है। ये पहले तो आपको लक्षण अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण होते हैं? भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है, याद अच्छा होता है, खेल में मन लगता है, उत्साह रहता है, हमारा हर करने में मन लगता है। तो ये आपको करना है। ठीक है। उसके बाद है अपने एक दिन के आहार रिकॉर्ड करें, 5 खाद्य का समावेश करें, प्रत्येक खाद्य का मूल्यांकन करें और लगता है तो आपका आहार संतुलित है। अब आपको इसमें आहार सूची बनानी है कि आपने कौन सा आहार लेना है। पोहा खाया है, दिन में सैंडविच खाया है, पराठा खाया है, ये सब आपको आहार की सूची बनानी, क्या क्या लेना है आपको। कौन से खाद्य वर्ग में आ रहा है? ये दाल का प्रोटीन वर्ग में आ रहा है, कैल्शियम में आ रहा है, विटामिन्स में आ रहा है, ये सब चीज़ ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि आपने जो भोजन किया है उससे आपको पूर्ण तरह से संतुष्टि मिली है। ठीक है। यहाँ से हमने जो भोजन लिया है, हम भोजन क्यों करेंगे? जब संतुष्टि मिल रही है तभी हम भोजन कर रहे हैं। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के दादी, चाची, बुआ, मौसा साक्षात्कार करें। खान पान संबंधी वर्जनाएं को अपनाने का कारण बताएं। मतलब आप जो खान पान संबंधी जो रोकते हैं कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, उसका कारण क्या है, ये जाने, उससे पूछें। भारत के जिस क्षेत्र में आप संबंध रखते हैं, उपवास त्यौहार के दौरान अपनाए जाने वाले खान पान संबंधी, आप जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन किस प्रकार का भोजन करते हैं, उसके बारे में आपको पता करना है कि वो भोजन से आप उनको क्या फ़ायदा होता है। जो उपवास में भोजन लेते हैं, व्यंजन लेते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। उपवास के दौरान बनाए गए व्यंजन, क्षेत्र लिखना है, राजस्थान का क्षेत्र है, उपवास कौन कौन से उपवास करते हैं, व्यंजन कौन से हैं और उसके पोषक तत्व कौन से हैं। तो ये आज का आपका तीसरा प्रैक्टिकल का हो गया है। अब ये प्रैक्टिकल 4, प्रायोगिक कार्य 4, ये आपके कोर्स में नहीं है, काट दिया है, तो ये नहीं करना है, ये आपको करना है। वार्षिक परीक्षा हेतु केवल 1 सप्ताह बचा है। प्रत्येक दिन के लिए अध्ययन के घंटों का एक दर्शन करना है। प्रत्येक घंटे का आपको क्या करना है? घंटे आपको ऐसे कैसे उतारना है। ठीक है। 7 से 8 सुबह उठ जाते हैं, उस समय आपको 8 से 9 तक क्या क्या करना है? विज्ञान है, उसके बाद ये दिया हुआ है, उसके बाद गणित का अध्ययन है, उसके बाद अवकाश है, मतलब थोड़ा टाइम दोहरा लिया, थोड़ा देर रिलैक्स किया, उसके बाद फिर वापस जो पढ़ा है उसको दोहराया है। उसके बाद 12 से 1 का क्या क्या है? दौरान किया। उसके बाद 1 से 2 भोजन करा है, दोपहर का भोजन करा है। उसके बाद सामाजिक पढ़ लिया है, 2 बजे से 3 बजे से 4, 2 से 4 बजे तक हमने सामाजिक पढ़ी है। फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया है, 4 से 5। फिर अंग्रेजी का अध्ययन करा है,
फिर अंग्रेजी का अध्ययन किया है 5 से 7 बजे तक। फिर उसके बाद हिंदी का अध्ययन किया है, फिर दौरान किया, जो जो हम पढ़ा उसको दौरान किया। उसके बाद रात्रि का भोजन किया है 10 से 11 बजे। उसके बाद सो गए हैं। तो ये तो एक सोमवार का है। इसी तरह से आपको मंगलवार का बनाना है, बुधवार का बनाना है, गुरु का बनाना है, शुक्र का बनाना है, शनि और रवि का बनाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बनानी है। अब प्रयोग संख्या 5 है। प्रयोग संख्या 5 है। ठीक है, ये वाला अपन को नहीं करना है। इसके प्रयोग संख्या 6 करनी है। अपन को क्या करनी है? हमारे आसपास पाए जाने वाले कपड़े कौन कौन से होते हैं, कपड़ों की तापीय गुणधर्म, ज्वलनशीलता कितनी है, हम उसको अगर जलाएंगे तो कितना होगा। ठीक है, विभिन्न कपड़ों की दहन जांच करने और कोटि विश्लेषण करना कि जलता है तो किस प्रकार कपड़ा बनता है, इसका क्या कारण है। कार्य का उद्देश्य, कपड़ों की ज्वलनशीलता से कपड़ों में आग के निकट लाने पर उनकी प्रतिक्रियाओं की जांच करने में सहायता मिलती है। यह उपभोक्ता द्वारा उपभोग के समय कपड़ों पर रखरखाव मदद मिलती है। ऐसे कपड़ों जिसमें कि 5 तरह के संयोजन कपड़ों को रेशों के अंश की पहचान करने में विधि है तथा ताप विभिन्न रेशों के विभिन्न प्रकार के प्रभावित करता है। कुछ रेशे झुलस जाते हैं, कुछ आग पकड़ लेते हैं, कुछ पिघल जाते हैं, कुछ आग पकड़ लेते हैं, कुछ सिकुड़ जाते हैं। ऐसे रेशों को स्वयं बुझ जाते हैं, अन्य का दहनीय क्षमता का हम परीक्षण करेंगे। उसके बाद है रेशों के दहन संबंधी विशेषताएं। ये आपको रेशा है, आग के समीप लाने पे क्या होगा, आग पे आने पे क्या होगा, आग से हटाएंगे तो क्या होगा, गंध कैसी आएगी और इसका अवशेष कितना बचेगा, ये आपको बनाना है चार्ट में। कपास में क्या होता है, सिकुड़ता नहीं है, आग पकड़ लेता है, शीघ्र जल जाता है। ज्वलनशीलता पश्चदीप मतलब बाद में जलती है, ये जलते हुए कागज जैसी बदबू आती है। इसका जो राख होती है वो कैसी होती है, हल्की मृदु आकृति बन जाती है। फिर है ऊन और रेशम, क्या होता है, आग में कुंचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, धीरे धीरे जलते हैं, स्वयं बुझ जाती है और जलते समय बाल जैसी बदबू आती है। भंगुर होती है, कम मात्रा में दहनशील योग्य रखे जाते हैं। उसके बाद क्या है, रेयान। रेयान का क्या होता है, सिकुड़ता नहीं है, आग पकड़ लेता है, तेजी से जलता रहता है, तेजी से जलता रहता है और जलते समय कागज जैसी बदबू आती है रेयान की। अत्यधिक कम मात्रा में हल्का रोएदार इसके अवशेष बचते हैं। फिर नायलॉन का क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है, पिघल जाता है, आग पकड़ लेता है, पिघलता रहता है और तीक्ष्ण होती है, इसकी गंध बहुत तीखी होती है। कठोर होती है, कत्थई रंग के दाने इसके बनने के अवशेष मिलते हैं। फिर है पॉलिस्टर के क्या है, सिकुड़ जाता है, पिघल जाता है, आग पकड़ लेता है, पिघल जाता है। प्लास्टिक जलने की जैसी बदबू आती है, काले रंग के होते हैं। फिर है एक्रिकिल, और सिकुड़ता नहीं है, आग पकड़ लेता है, तेजी से पिघलता है, जलता रहता है, तीक्ष्ण होता है, कठोर होता है, काले रंग के इसमें दाने बनते हैं। अब करना क्या है, इसमें कपड़े की एक 5 सेंटीमीटर की पट्टी लेंगे, फिर पट्टी को चिमटी या संडासी से पकड़ेंगे, जलती मोमबत्ती के पास लेके जाएंगे। उसके पास लेंगे तो उसकी जलने की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये आपको फॉर्मेट बनाना है। इस फॉर्मेट में आपको ले जाने पर क्या क्या, एक कपड़ा लेना है, उसको बना के जो अवशेष है उसको पुड़िया में पैक करके रखना है। ठीक है, विभिन्न कपड़े के दोहराए परीक्षण करना है ये।